हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी ये सेशन होने वाला है, जहां पर हम लोग इस क्लास के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत हम जो मेन टॉपिक को देखने वाले हैं वो है कि इकोनॉमिक्स की तैयारी कहाँ से करें। आप सभी में से बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जिनका इकोनॉमिक्स का भी बैकग्राउंड नहीं रहा होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने 9th-10th में सही से पढ़ा होता है और ना ही ग्रेजुएशन उन्होंने इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से किया होता है। तो समस्या क्या उत्पन्न होती है जब पीसीएस के एग्जाम में अथवा यूपीएससी के एग्जाम में जब यहाँ से प्रश्न आता है, चाहे एग्जाम में प्रीलिम्स में प्रश्न हो या फिर मेंस के अंतर्गत पेपर 3 का जो प्रश्न होता है वो हो, इन सभी में ऐसे जो छात्र होते हैं उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग करेंगे ये दोस्तों कि आज हम लोग इकोनॉमिक्स के सोर्स को देखेंगे, इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, इन सब बातों पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। दरअसल आप में से बहुत से लोग लगातार इस बारे में पूछ रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स का सोर्स बता दो। इसका कारण देखिए दो था कि जो यूपी पीसीएस के हम लोग की टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत नेक्स्ट वीक में 11 सितंबर को इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है। इसी प्रकार से यूपीएससी का जो टेस्ट सीरीज चलता है वहां पर भी उसके आगे आने वाले वीक में यूपी इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। इस कारण से आप लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक प्रॉपर यहाँ पर गाइड दे दूं कि कैसे हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़नी है और कहाँ कहाँ से सोर्स को लेकर के हम लोग को चीज़ों को देखना है। ध्यान दीजिएगा, जनरली क्या होता है ना, जब इकोनॉमिक्स का हम लोग नाम सुनते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। बात को समझिएगा, जो सिलेबस है, चाहे सिलेबस प्रीलिम्स का हो अथवा मेंस का सिलेबस, अगर आप ध्यान दोगे दोस्तों तो सिलेबस प्रीलिम्स परीक्षा के अंतर्गत यहाँ पर जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें जो टॉपिक है वो क्या है, इकोनॉमिक्स एंड द सोशल डेवलपमेंट। यहां पर देखिए इकोनॉमिक्स एंड द सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास, ये टॉपिक यहां पर दिया गया है। यहां पर इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट की बात की जाती है ये सिर्फ तब तैयार हो सकता है जब आप इकोनॉमिक्स को बेसिक तरीके से पढ़े होगे। तो आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम जो यहाँ पर सोर्स को देखेंगे, अगर आप उस सोर्स को पढ़ते हो सही प्रकार से, आपका 1 महीने के अंदर, ध्यान दीजिएगा 1 महीना यहाँ पे प्रॉपर टाइम लगेगा, जो भी इकोनॉमिक्स की शुरू से तैयारी कर रहा होगा और जो रिवीजन कर रहा होगा उसको यहाँ पर 10 से 15 दिन का समय लगेगा, उसका पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज हो जाएगा। तो आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब दूसरी बात समझिएगा, प्रीलिम्स के पेपर में ये टॉपिक यहाँ पर दिया गया और अगर मेंस का पेपर देखो दोस्तों तो मेंस में जो जीएस 3 का पेपर होता है, ठीक है, जीएस 3 का जो पेपर होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी एंड द योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय, ठीक है, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, इशूइंग अराइज फ्रॉम इट एंड द गवर्नमेंट बजटिंग और मेजर क्रॉप्स, ये सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप ध्यान दो, ये जो मैंने आपको सब टॉपिक बताया, इसका जो मेन टॉपिक का नाम है वो टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पर, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रीलिम्स की परीक्षा में भी यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात की गई थी और जो मेंस की परीक्षा है जीएस 3 के अंतर्गत यहाँ पर जो मेन टॉपिक है उसका क्या नाम है, उसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इकोनॉमिक्स टॉपिक नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तैयार करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं ना कि अपने बेसिक सोर्स से कि किस सोर्स को हम लोग यहां पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो होता है ना, आप लोगों को बेसिक तौर पर एनसीईआरटी की रीडिंग करनी पड़ेगी। जो भी दोस्त इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप लोग क्या करना, इकोनॉमिक्स की पढ़ने के लिए एनसीईआरटी की बुक को रेफर करना। अब देखिए एनसीईआरटी में जो 4 क्लास की बुक आप लोगों को पढ़नी है वो है 9th, 10th, 11th, 12th की बुक। ध्यान दीजिएगा, दरअसल देखिए 2-3 चीजें हैं जो एनसीईआरटी है ना, हो सकता हो कि जो बच्चे इकोनॉमिक्स को 1-2 बार इससे पहले पढ़े होंगे उनको 9th और 10th की जो बुक है, देखिए ये बुक है आपकी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र कक्षा 9 के लिए जो पाठ्य पुस्तक है और आर्थिक विकास की समझ जो यहाँ पर आपकी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है, ये दोनों थोड़ा सा बेसिक लग सकता है। आप लोगों को लग सकता है कि बहुत ही ज़्यादा बचकाना, बहुत बेसिक तरीके से समझाया गया है, तो आपको बोरियत हो सकती है यहाँ पर। लेकिन इस दोनों बुक को आप इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, इन दोनों बुक को आप इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये दोनों बुक आपकी बेसिक को तैयार कराने में मदद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग को ये करना है कि हम लोग को 9th की इकोनॉमिक्स की बुक उठानी है, उसके बाद 9th की पूरी बुक को रीड करना है, 10th की बुक उठानी है, उसको पूरा रीड करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद करना क्या है हम लोग को, इसके बाद हम लोग को 11 की क्लास 11th की जो इकोनॉमिक्स की यहाँ पर बुक दी गई है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक है इसको आप यहाँ पर रीड करिएगा, ठीक है। कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इसको रीड करना है। और यहाँ पर एक बात को और समझिएगा, ठीक है, जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे होंगे ना, तो आप एनसीईआरटी के रीडिंग के टाइम पर आप चीज़ों को याद करने के, चीज़ों को समझने पर
चीज़ों को याद करने पर जोर मत दीजिएगा, आपको इस प्रोसेस के दौरान चीज़ों को समझना है। जैसे कि अगर महंगाई की जगह यहाँ पर मुद्रास्फीति का टर्म यूज़ किया गया, ठीक है, इन्फ्लेशन का टर्म यूज़ किया गया है, तो इन्फ्लेशन होती क्या है इस बात को समझिए, अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है उस बात को समझिएगा। यहां पर आप प्रोसेस को समझिए कि संसाधन कैसे आते हैं, रिसोर्स को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, ठीक है, जीडीपी, जीएनपी, ये जो टर्म्स होते हैं ये टर्म्स होते क्या है, ठीक है, इन टर्मों का मतलब क्या होता है। यहां पर आपको इसके फॉर्मूले नहीं याद करने हैं, आपको जीडीपी जीएनपी का फॉर्मूला नहीं याद करना है, लेकिन आपको जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, इन सब बातों को यहां पर समझना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी जो है ना वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, आपकी समझ को विकसित करता है, ताकि आप इकोनॉमिक्स की जब आगे बुक को पढ़ोगे तो यहां पर आपका बेसिक तैयार होगा आपका, ठीक है। पहली बात तो आपको पहले 9th 10th की बुक को पढ़ना है और पढ़ना ही है, इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद क्या करना है, 11th की बुक पढ़िए और उसके बाद 12th में एक ज्योग्राफी का एक बुक यहां पर दिया गया है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ज्योग्राफी की बुक है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं कक्षा 12 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, लेकिन इसको आपको रीड करना है क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है और यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बहुत सारे पोर्शन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, तो इन सब टर्म्स को समझने का प्रयास करिएगा। क्लियर बात है। अब और देखिएगा, इसके बाद क्लास 12th की जो दो महत्वपूर्ण बुक है उन दोनों बुक पर आप लोगों को फोकस करना है। बुक का नाम क्या है, एक है समष्टि अर्थशास्त्र, एक है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र की बुक को आप लोग कंप्लीटली पढ़िएगा, ठीक है, इसकी पूरी बुक को आप लोग यहाँ पर रीड करना है, लेकिन जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, आप इस पूरी बुक को पढ़ने से बच सकते हो अगर आप चाहो तो। आप यहाँ पर सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना, ठीक है, जो मांग और सप्लाई का जो यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है, मांग और आपूर्ति का एक चैप्टर है इसके अंतर्गत, ठीक है। आप चाहो तो सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ के अपना काम चला सकते हो, ठीक है। बातें क्लियर हुआ। तो एनसीईआरटी में जो बुक्स हम लोग को पढ़नी है वो है क्लास 9th की, क्लास 10th की, 11th की 2 बुक है, सॉरी 11th की 1 बुक है और 12th की यहाँ पर 3 बुक दी गई है, जिसमें से एक बुक को आप लोग चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इसके अंतर्गत जो मांग और आपूर्ति का सिस्टम है इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। बातें क्लियर हुआ। अब देखिए, ये था आपका एनसीईआरटी, जो बेसिक आप लोगों को चीजें यहाँ पर देखनी है। इसके अलावा देखिए क्या करना है हम लोग को, एनसीईआरटी जैसे ही आप रीड करके हटाओगे उसके बाद आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना है यहाँ पर या तो आप किसी फंडामेंटल बुक को पढ़ो, ठीक है, जैसे कि रमेश सिंह की एक बुक मार्केट में आती है तो आप चाहो तो इस बुक को पढ़ सकते हो, या फिर मार्केट में बहुत सारी कोचिंग के, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते हैं, ठीक है, तो उस नोट्स को आप लोग फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक नोट सजेस्ट कर रहा हूँ, वो है कुमार अमित सर का नोट्स। अगर आप चाहो तो कुमार अमित सर के नोट्स को ले सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगा। मैं एनसीईआरटी के सारे पीडीएफ की लिंक, इस कुमार अमित सर के नोट्स की लिंक, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ये नोट्स आप लोगों को अवेलेबल है, मैं आप लोगों को यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा इस वीडियो के अंतर्गत, ताकि आप लोग वहां से डाउनलोड कर सको, ठीक है। दूसरी बात और समझिएगा, कुमार अमित सर का नोट्स हो या फिर किसी कोचिंग का नोट्स हो, वो और जो कोई फंडामेंटल बुक है, इन दोनों बुक को आप लोगों को पढ़ना नहीं है। मतलब समझिएगा, या तो आप बुक को पढ़िए या फिर आप किसी कोचिंग के मटेरियल को पढ़िए, किसी कोचिंग के क्लास नोट्स को पढ़िए, दोनों चीजें सिमिलर होती हैं, ठीक है। दोनों में बिल्कुल इन्वॉल्व मत होइएगा। जैसे कि अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हो, ठीक है, बात समझिएगा, अगर आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हो तो आपको किसी कोचिंग की क्लास नोट्स या मटेरियल नोट्स को पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीकांत अपने में एनफ है। अगर आप स्पेक्ट्रम की बुक को पढ़ते हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो आपको वहां पर किसी कोचिंग के नोट्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। ये डिफरेंस को समझिएगा। तो जैसे इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में अगर आप रमेश सिंह की बुक को पढ़ते हो तो आप सिर्फ बुक को पढ़ो, या फिर अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप किसी के कोचिंग के क्लास नोट्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूं, इसकी पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात क्लियर हुआ। इन दोनों में से आप लोगों को एक चीजें करनी है। और दूसरी बात समझिएगा, एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे थे तो आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा था, वहां पर आप फॉर्मूला नहीं याद कर रहे थे, वहां पर आप की टर्म को याद नहीं कर रहे थे, लेकिन समझने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है, कि जीडीपी क्या होता है, महंगाई क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होती है, ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या आता है, ये बातें वहां पर आप समझने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब आप इस क्लास नोट्स को या फिर फंडामेंटल बुक को पढ़ोगे, यहां पर आप लोगों को जो काम करना है, काम ये करना है कि यहां पर आपको अपने कॉन्सेप्ट को तैयार करना है, और कॉन्सेप्ट को तैयार करने के लिए आपको टर्म की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, ठीक है, टर्म के मतलब को समझना पड़ेगा एग्जैक्टली। टर्म्स का जो फॉर्मूला है, जैसे मानिएगा जीएनपी का कुछ फॉर्मूला है, तो जीएनपी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोगों से यहां पर उम्मीद की जाती है। तो एक लेवल था हम लोगों का एनसीईआरटी का लेवल, वो हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 1 के अंतर्गत भी 2 स्टेप थे, एक क्लास 9th और क्लास 10th की बुक थी, उसको हमने देखा था, उसके बाद 11th और 12th की जो बुक थी उसको हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद जब आप किसी कोचिंग के मटेरियल पर आओगे या फिर कोई फंडामेंटल बुक पर आओगे, यहां पर आपको रुक करके थोड़ा सा विश्राम देकर के, थोड़ा समय देकर के चीजों को तैयार करना है, ठीक है। दूसरी बात समझिएगा,
ये था सारा चीज़ें ना, यहाँ पर जितने भी तक हमने टॉपिक्स देखे वो टॉपिक्स थे आपके बेसिक के लिए कि आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपने रमेश सिंह की बुक्स को पढ़ लिया, ठीक है, आपने कुमार रमेश सर के नोट्स को पढ़ लिया, दोनों में से किसी एक चीज़ को पढ़ लिया, आपका यहाँ पर बेसिक तैयार हो गया। जो आपका स्टैटिक पोर्शन होगा वो यहाँ पर आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके बाद करंट अफेयर से बहुत अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, और करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये चीज आपके लिए प्रीलिम्स में तो आपका काम करेगी। प्रीलिम्स में तो आपको पता चल जाएगा, प्रीलिम्स में भाई प्रश्न यही पूछ सकता है कि भाई भुगतान संतुलन क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो आप यहां से क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेंस की परीक्षा दे रहे हो तो मेंस की परीक्षा तो आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो आपको मेंस देना ही पड़ेगा, उसके बिना तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो उसके लिए आपको किसी कोचिंग की करंट अफेयर्स मैगजीन को देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक मैगजीन सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, वो है विजन आईएएस की मैगजीन, ठीक है, सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आप लोगों को कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडियन इकोनॉमिक्स टाइम्स, ठीक है, ये सारे न्यूज़पेपर आप लोगों को नहीं पढ़ने, इससे आप लोग बच सकते हो, क्योंकि ये मैगजीन अपने में सब चीज़ों को कवर करने का प्रयास करती है, ठीक है। अच्छा, इस मैगजीन के अंतर्गत भी 3 तरह की मैगजीन आती है। एक मैगजीन होती है जो कि आपकी मासिक मैगजीन होती है, ठीक है, एक आता है आपका पीटी 365 और एक आता है मेंस 365। ध्यान दीजिएगा, ये 3 चीज आती हैं। अभी क्या करिए, जिन भी दोस्तों को 2023 में एग्जाम देना है, ठीक है, वो लोग आप लोग मासिक मैगजीन, मंथली मैगजीन को पढ़ना स्टार्ट कर दो। जिन लोगों को मेंस की परीक्षा भी देनी है, ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हो, वो लोग मेंस 365 को पढ़ना यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 2 चीज समझिएगा, पीटी 365 आपका फरवरी के टाइम पर आता है, तो फरवरी में जब आप सारे मासिक मैगजीन को तैयार करके रखे रहोगे, आपने मंथली मैगजीन पढ़ी होगी, तो पीटी 365 आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी चीजों को पढ़ा हुआ है और यहां से चीजें रिवाइज होंगी। बात क्लियर हुआ? तो आपको करना क्या है, आपको करना है 3 स्टेप हमने देख चुका। हमने देखा एनसीईआरटी का स्टेप, उसके बाद हमने देखा कि फंडामेंटल बुक अथवा नोट्स का स्टेप, इसके बाद हमने देखा एक मंथली मैगजीन का स्टेप, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बातें कंप्लीट नहीं होती हैं, ठीक है, यहां पर बातें कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि इसके बाद जो स्टेप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने का प्रयास करिए आप लोग। इसके बाद स्टेप है आप लोगों का क्या, इसके बाद है बजट और इकोनॉमिक सर्वे का स्टेप, ठीक है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे का स्टेप, ठीक है। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जो वहां पर दिया गया है, उसके अंतर्गत जो बजट जारी किया था वो, और इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीलिम्स में और मेंस में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, डायरेक्ट प्रश्न यहां से बनते हैं, और मेंस में तो आप लोग बजट के, इकोनॉमिक सर्वे के कोटेशन का प्रयोग कर सकते हो अपने उत्तर लेखन को और सुंदर करने के लिए, ठीक है। जैसे माने कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं ना कि मेंस में आप बताओ कि भारत सरकार क्या कर रही है महिलाओं के लिए, तो आप यहां से बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से कुछ एग्जाम्पल लेके, कुछ कोटेशन का प्रयोग करते हुए, कुछ समस्याओं को बताते हुए यहां पर आप कोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम आप लोगों को करना है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों पढ़ना है। ये आप लोगों का जनवरी फरवरी के टाइम पर आता है। उसके 1 महीने के अंदर यूपीएससी हिंदी भी जो हम लोग का चैनल है वो भी क्या करता है, इन टॉपिक्स को डिस्कस करता है यूट्यूब पर फ्री में, ठीक है। तो जो भी दोस्त आप लोगों को अगर ये क्लासेस देखनी होगी कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करते रहना, ताकि ये नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। जैसे ही प्रीलिम्स का नजदीक आएगा हम लोग इकोनॉमिक सर्वे और बजट पर क्लासेस लेंगे। अब दूसरी बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट क्या है उसको समझिएगा, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और किसी कोचिंग का टेस्ट पेपर, ठीक है। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए लिए हुए हैं, थोड़ा सा उसके एनालिसिस करते हैं हम लोग। प्रश्न है ये यूपीएससी 2022 के प्रश्न है मेरे पास, ठीक है, वो प्रश्न अभी मुझे मिले थे तो मैं उसको अभी देख रहा था। यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न जो भी यहाँ पर इकोनॉमिक्स के दिए गए हैं बहुत बेसिक प्रश्न है। प्रश्न है किसी संगठन या कंपनी के द्वारा, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। कह रहा है कि एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक पार्ट होता है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है कि ऋण वित्तीयन, डेब्ट फाइनेंसिंग जो होती है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, और जबकि इक्विटी वित्तीयन को, इक्विटी फाइनेंसिंग जो होती है उसको राजस्व यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का ये चीजें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब ये 2 स्टेटमेंट आप कब सही कर सकते हो, जब आपने ऐसे प्रश्नों को पढ़ा होगा, जब आपने ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस की होगी तभी सही हो सकता है। अगर देखिए एक बात समझिएगा, आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपने किसी कोचिंग के नोट्स को पढ़ लिया, फंडामेंटल बुक को पढ़ लिया, आपने विजन की मैगजीन को पढ़ लिया, ये सब चीज़ें अपने लेवल पर ठीक है, आपने इकोनॉमिक सर्वे बजट को ही पढ़ लिया, सब ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी प्रश्नों की, आपका कभी भी आंसर सही नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रश्न देखिए, प्रश्न कैसे कैसे यहाँ पर पूछे गए हैं। प्रश्न की इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या है, 3 स्टेटमेंट है, उसका आंसर सही करना, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए तो विदेशी स्वामित्व के जो ईवाणिज्य फर्म होते हैं उनके संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्न यूपीएससी और पीसीएस दोनों में आते रहते हैं। पीसीएस में भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है। उन सब बातों को यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करना है। अब एक बात को यहाँ पर और समझिएगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस नहीं कर पाते हो, अगर नहीं देख पाते हो, तो आप सिलेक्शन से थोड़ा पीछे हो जाओगे।
इसलिए मैं आप लोगों से क्लियर कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करना। आज के आज जिनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक नहीं होगी वो क्या करना, मार्केट जाओ भाई, ठीक है, और मार्केट जा करके ये बुक आप लोग परचेस करके लेकर के आओ, ठीक है, और अपने टेबल पे रखो। कोई भी टॉपिक पढ़ो, आप यहां से चीजों को खोलो और देखो। अच्छा, एक काम और करिएगा, जब आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा ना, आप सिलेबस को बिल्कुल ध्यान में मत रखिएगा, ठीक है, आप सिलेबस को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान मत रखिएगा। आपकी एनसीईआरटी को जो बुक और जो चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ने को बताया है उन सब चीज़ों को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होगा उसके बाद जब आप रमेश सिंह की बुक को अथवा कुमार रमेश्वर के नोट्स को उठाना, आप लोग काम क्या करना है, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर खोलना पाठ्यक्रम, ठीक है, और सिलेबस के एक एक पॉइंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ना। सिलेबस के एक पॉइंट को भी बाहर आप एक्स्ट्रा मत पढ़ने के प्रयास करना, ठीक है। सिलेबस में जितने पॉइंट दिए हुए उन सब चीज़ों को देखना और प्रॉपर कंप्लीट करना, चीज़ें छोड़ना मत बीच में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोग काम करना है। एनसीईआरटी में पाठ्यक्रम बिल्कुल नहीं देखना है। रमेश सिंह और कुमार रमेश्वर का जो नोट्स है अथवा किसी कोचिंग का जो नोट्स होगा उसको आप लोग कब देखना है, उसको आप लोग को देखना है जब आप पाठ्यक्रम को साथ में ओपन करके रखे रहोगे। इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस भी होंगे ना वो भी आपको तभी देखने, जब आप फंडामेंटल बुक्स को पढ़ रहे होगे। तब आप काम क्या करना, आप जैसे मानिए आपने आज टॉपिक पढ़ा रेपो रेट का, ठीक है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो होता है उसका यहाँ पर आपने टॉपिक देखा। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने प्रश्न बने होंगे उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेना, देखना कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे निकल रहा है, ठीक है। तो ये काम आप लोगों को करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा किसी एक कोचिंग का, ध्यान दीजिए, किसी भी एक कोचिंग का टेस्ट पेपर अथवा टेस्ट सीरीज को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। यूपीएससी हिंदी जो है, ठीक है, यूपीएससी हिंदी जो है वो यूपीएससी के लिए एक टेस्ट सीरीज कराती है। इसी प्रकार से यूपीपीसीएस के लिए एक टेस्ट सीरीज कराती है। बाइलिंगुअल टेस्ट होते हैं, टेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, 3 से 4 टेस्ट हर बैच में हो चुका है। तो जो भी लोग अब लेट से ज्वाइन करोगे ना, आप पिछड़ते जा रहे हो, जितना आप लेट करोगे उतना पिछड़ोगे, इसलिए ज्वाइन कर लो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हमारा यूपीएससी हिंदी का ही ज्वाइन करो, लेकिन आप किसी भी मार्केट से कोई भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और उसकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना। यूपीएससी हिंदी काम एक और करता है कि हर टेस्ट पेपर का वीडियो डिस्कशन हम लोग कराते हैं, ठीक है, वीडियो डिस्कशन कराते हैं। तो यहां से आप लोग चीजों को देख करके और तैयार कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ध्यान दो तो एक प्री क्विज अभ्यास के सीरीज में चलाता हूं, ठीक है, प्री क्विज अभ्यास के सीरीज में चलाता हूं, जहां पर आप लोगों को क्या मिलता है, आप लोगों को जितने भी अभी तक हमने हिस्ट्री, ठीक है, प्लस हमने पॉलिटी कि एक एक पॉइंट को, सिलेबस के एक एक पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न पूछे थे उन्हें सभी को देख लिया। 26 क्लास यहाँ पर हम लोग की हो चुकी है, ठीक है, करीब 26 घंटे की वो टोटल क्लास है। आप में से जिसको भी टॉपिक देखने को आप लोग देखिएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे ना, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ध्यान दीजिएगा, मैं प्री क्विज अभ्यास को बंद करने का थोड़ा प्रयास सोच रहा था, ठीक है, मेरी टीम भी दरअसल मुझसे इस बात को कह रही थी क्योंकि व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। तो अगर इसको बंद किया था तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये क्लास चली तो इकोनॉमिक्स के लिए हम लोग प्री क्विज अभ्यास के अंतर्गत पीवाईक्यू के सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करें, ठीक है, यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लिए। अब एक बात और समझिएगा, यहाँ पर ये थी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है। यहाँ पर जो आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखनी है दोस्तों, वो ये है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान पर, ठीक है, पूरे प्रोसेस के दौरान पर आपको अनावश्यक आंकड़े नहीं याद करने हैं। एक बात समझिएगा, आईएएस बनने का अथवा एसडीएम बनने का जो सपना होता है ना, उसमें पढ़ने अथवा नहीं पढ़ने का ज़्यादा संबंध नहीं होता है। संबंध यहाँ पर होता है स्मार्ट पढ़ने का। जो व्यक्ति स्मार्ट पढ़ेगा, ठीक है, वही सेलेक्ट होगा। ये बात यहाँ पर समझिएगा। कोई ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति 16-16 घंटे पढ़ रहा हो और वो सेलेक्ट ना हो, और कोई 8 घंटे पढ़ रहा हो और वो सेलेक्ट हो जाए, ये संभव है, ठीक है। लेकिन क्यों संभव है? क्योंकि जो 8 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति है वो स्मार्ट अप्रोच को फॉलो कर रहा है, और स्मार्ट अप्रोच ही आप लोगों को लगाना पड़ेगा। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पाठ्यक्रम, इन सबके एनालिसिस करो, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सबको देखो। आपको मार्केट की सारी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अभी मैं बताऊँ, आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ। अभी इस वीडियो के कमेंट में आप में से 1000 लोग बोलोगे इस बात को कि सर आपने ये बुक तो बताया ही नहीं, सर आपने घटना चक्र की इस बुक को बताया नहीं, सर आपने परीक्षा वाणी की इस बुक को बताया ही नहीं, अब मैं पढ़ूँ क्या, ठीक है। कोई सर कह रहे थे कि ये बुक पढ़ो, आप कह रहे हो कि ये बुक पढ़ो, मैं क्या करूँ। ध्यान समझिएगा, मार्केट में हजारों बुक हैं, आपको सारी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको यूट्यूब पे सारे चैनल्स को देखना है। एक बात और समझिएगा, आपको ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे आपको सारे चैनल खोलने हैं कि हाँ कहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया है, हम सारे इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर लें। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको बेसिक से तैयार करने में 1.5 महीने का समय लगेगा, ठीक है, 1.5 महीने का समय लगेगा, और 1.5 महीने में आपका इकोनॉमिक्स पूरा तैयार हो जाएगा जीरो लेवल से। अगर आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो तो आपको 10 से 14 दिन का यहाँ पर समय लगेगा और आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले इकोनॉमिक्स को पढ़ा होगा तो 10 से 15 दिन के अंतर्गत पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज होगा, ठीक है। आपको अनावश्यक आंकड़े यहाँ पर नहीं याद करने हैं, आपको अनावश्यक बुक्स नहीं पढ़नी, अनावश्यक चैनल्स नहीं देखने हैं। आपको सिर्फ चीज़ों को समझने का प्रयास करना है, ठीक है। टॉपिक्स को समझिए, कहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं उनको समझने का प्रयास करेगा। जैसे कि अगर मैं बताऊं
तो प्रीलिम्स परीक्षा में यूपीएससी में 100 में से करीब 10 से 20 प्रश्न एवरेज अगर बताऊं तो 15 प्रश्न हर साल इकोनॉमिक्स के आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो जीएस 3 का जो मेंस का पेपर होता है उसमें से 250 नंबर में से करीब 150 नंबर का एवरेज प्रश्न जो है आप लोगों का मेंस परीक्षा के अंतर्गत पेपर 3 में इकोनॉमिक्स से आता है। तो इकोनॉमिक्स को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते हो, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको इग्नोर करिए तो इसका मतलब क्या है कि आप इग्नोर हो रहे हो। आपको करना क्या दोस्तों, आपको काम ये करना है कि आप पढ़ो, आप अनावश्यक आंकड़े मत याद करो, ठीक है। आप सिर्फ जैसे अब बहुत से लोग क्या करेंगे ना, बहुत से लोग काम ये करेंगे कि अभी आरबीआई कोई रेपो रेट जारी करेगा, हम रेपो रेट को याद करने लगे, हाँ कितना रेपो रेट इसने जारी किया है। कोई कहेगा कि हाँ रिवर्स रेपो रेट इतना हो गया तो हम उस रिवर्स रेपो रेट को याद करने लगेंगे। ये काम नहीं करना है, हमको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, हमको सिर्फ करंट अफेयर से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको सिर्फ देखना है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं दोस्तों, तो एक बात यहाँ पर आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और है। वो बात ये है कि जब आप पूरे प्रोसेस को पढ़िएगा ना तो इकोनॉमिक्स दरअसल हर एक सब्जेक्ट की एक शब्दावली होती है। अगर इकोनॉमिक्स की आप बात करो तो यहाँ पर जो शब्दावली होती है वो थोड़ी सी टफ होती है, ठीक है। कि इन्फ्लुएंस्ड इंडेक्स्ड बॉन्ड, इक्विटी बॉन्ड, शेयर बॉन्ड, ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, पी नोट्स, ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को आप लोगों को समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन पूरा इकोनॉमिक्स यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है। आपको पूरा दुनिया की अर्थशास्त्र को नहीं समझना है, आपको आरबीआई कैसे काम करता है इस बात को नहीं समझना है, रिवर्स रेपो रेट कैसे आरबीआई तय करता है पूरा नहीं समझना है, लेकिन आप बेसिक चीज़ों को समझिए, ताकि एक व्यक्ति होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, सिटीजन नागरिक, आपको इतना पता हो कि हाँ भाई अर्थव्यवस्था कैसे वर्क करती है, ठीक है। ताकि अगर आप प्रशासनिक व्यवस्था में जाते हो तो आप उसका प्रयोग वहां पर कर सको। ये बातें समझ में आई। इकोनॉमिक्स से डरना बिल्कुल नहीं दोस्तों, ठीक है। और इकोनॉमिक्स से अगर आप डरे इसका मतलब क्या होगा कि आप कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ कर रहे हो। वो एक है ना, मतलब एक इंस्टाग्राम पे आपने एक रील देखा होगा, उसमें क्या कहता है, एक पोएम है कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। जो आज तुम कर्म करोगे तुम्हारा भविष्य वही होगा। कर्म में अगर सच्चाई हो तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। अगर आप आज मेहनत करते हो, अगर आज आप इकोनॉमिक्स को देखते हो, अगर आज आप प्रॉपर पेपर देते हो, टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो, मीन्स की राइटिंग करते हो, आपका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। ये बात ध्यान रखना। तो मेहनत आज करो, रिजल्ट आपको कल मिलेगा, ये बात यहाँ पर साफ कहा गया, ठीक है। तो इस बात को आप लोग फॉलो करिएगा। और इसी लाइन के साथ मैं एक बार फिर से लाइन को आप लोगों को दोहरा देता हूं और यहाँ पर मैं इस क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा।